नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों एक बार फिर से बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 51। और जो हमारा टॉपिक है वह है यूनिट 5 सब टॉपिक 4 भारत का सामान्य भूगोल। 3 से 4 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम लोग कवर कर लेंगे। भारत का जो सामान्य भूगोल है, आपके एग्जाम की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट है उन सारे फैक्ट्स को हम शामिल करेंगे। और अगर आप भी अपने जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो भारत का भूगोल, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस अक्षांश और देशांतर के मध्य भारत स्थित है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, पड़ोसी देशों को देखेंगे, पर्वत श्रेणियों को देखेंगे, जो भी नदियाँ हैं उनको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर स्थिति की बात करें भारत की, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, जबकि पूर्वी देशांतर के संदर्भ में भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य विस्तारित है। सीमाओं की अगर बात करें तो भारत की पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी सीमा पर अरब सागर है, उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय है, जबकि दक्षिणी सीमा पर जो है हिंद महासागर है। अब अगर सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें भारत की, तो यह है किबिथ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जो सबसे दक्षिणी बिंदु है अगर उसकी बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, और यह नाम कौन से, पर्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अब भारत के सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश है। अगर आकार के विषय में हम बात करें तो उस कंडीशन में जो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसी तरीके से अगर सबसे छोटे राज्य की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सिक्किम है, और अगर आकार के आधार पर हम बात कर लें तो गोवा है। अब ये देखते हैं कि भारतीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी इसको देख लेते हैं एक बार। नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, यह वह देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए भारत को 4 भागों में विभक्त किया जाता है, और ये 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला उत्तर में पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियों का मैदानी भाग, तीसरा समुद्र तटीय मैदान और द्वीप, चौथे में आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अब देख लेते हैं जो हिमालय पर्वत की विभिन्न श्रेणियां हैं। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया है। और पहले तो ये 3 भाग कौन कौन से, पहला बृहद या आंतरिक हिमालय, दूसरा इसका जो है वो शिवालिक या बाह्य हिमालय, और तीसरा हिस्सा इसका जो है लघु या हिमाचल हिमालय। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम बृहद या आंतरिक हिमालय की, तो यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। और अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें हम तो लगभग 6000 मीटर है। बृहद हिमालय के अंतर्गत जो शिखर हैं वो कौन कौन से हैं, तो यह अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा आदि। प्रमुख दर्रों की बात कर लें जो कि आंतरिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो वह हैं जोजिला और बुर्जिल, जो कि कश्मीर में स्थित है। और इसी तरह उत्तराखंड में थागला और लिपुलेख स्थित हैं। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें लगभग 600 मीटर से 1500 मीटर तक है। और इस पर स्थित प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां हैं वह हैं धौलाधर, खासी, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी, जयंतिया इत्यादि। और इसी तरीके से लघु या हिमाचल हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 3699 से 4500 मीटर के मध्य है। और प्रमुख श्रेणियाँ इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वह हैं महाभारत, धौलाधर, पीर पंजाल इत्यादि। इस श्रेणी के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान स्थित होते हैं। ठीक है, किस श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, लघु या हिमाचल हिमालय जो है, यहाँ पर क्या होता है कि ढाल पर जो है छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं। और इन घास के मैदानों को कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। जो भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और इसका निर्माण वलित पर्वत से होकर निर्माण जो है वलित पर्वतों से हुआ है। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि निम्नलिखित में से वलित पर्वत कौन सा है, या वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला।
अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। माउंट अकोंकागुआ एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट आ गया है, कोई बात नहीं है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित घाटी जो है वो कुल्लू घाटी है, यानी जो कुल्लू घाटी है वो मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है पारसनाथ। केरल स्थित पर्वतमाला को सहाद के नाम से जाना जाता है। गिरनार की पहाड़ियाँ अक्सर पूछ लिया जाता है, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, किस लिए फेमस हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कहाँ है, किस लिए फेमस है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो गिरनार की पहाड़ियाँ बिहार में स्थित हैं। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि कराकोरम पर्वत श्रृंखला को कृष्णागिर नाम से भी जाना जाता है, यानी कृष्णागिर जो है कराकोरम पर्वत श्रृंखला का ही दूसरा नाम है। केटू को गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। हिमालय की उत्पत्ति ऐसा कहा जाता है कि टिथिस सागर से हुई है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर की अगर बात करें तो यह है सियाचिन। अरावली जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ होता है चोटियों की रेखा। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में विभक्त करती है, यानी डिवाइडर का काम कर देती है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पहाड़ियों का निर्माण वलित पर्वतों के रूप में हुआ है, परंतु अपरदन के पश्चात वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। राजमहल पहाड़ियाँ ये झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ पर स्थित हैं। और ऐसा कहा जाता है यह जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं इनका निर्माण जुरासिक युग में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु और केरल में हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात कर लें तो यह है अन्नाई मुडी और इसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर, यानी लगभग 2700 मीटर। इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं और भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है, भारत के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ठीक है, जो इलायची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर स्थित, देखो इसमें दो राज्य आते हैं इलायची पहाड़ियों के अंतर्गत, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, जो भारत में पश्चिमी घाट है वहाँ पर इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है, और ये भारत के बिल्कुल सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। खासी पहाड़ी कहाँ है, मेघालय में। और जो खासी पहाड़ी इन्हें जो है पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियाँ सिक्किम में स्थित हैं, इसे बा हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद न्यू मूर द्वीप, तो न्यू मूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप प्रवाल निर्मित है। तो ये कुछ देखिए वो पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में या विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए भारत में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और वह है बैरन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। देखिए भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भाबर प्रदेश, यानी जिसको मैदानी भाग को ही शिवालिक का जड़ों पंख के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी और महानदी के बीच का जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी सरकार के नाम से किस मैदान को जाना जाता है, गोदावरी और महानदी के बीच का जो पूर्वी तटीय मैदान है। भारत के पठार की अगर बात करें तो मेघालय का पठार, और ये जो है राजमहल गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीप भाग से अलग है। दक्कन का पठार जो है भारत का प्राचीनतम भूभाग है और भारत में काली मिट्टी से यह निर्मित है। रेगुल मिट्टी, काली मिट्टी के विषय में कुछ हम आगे और पढ़ेंगे। मालवा का पठार जो है यह खनिजों की इसमें पर्याप्त मात्रा है क्योंकि इसका निर्माण जो है लावा से हुआ है, लावा निर्मित पठार है मालवा का पठार। भारत की जो है अन्य देशों में विभक्त की जाने वाली लाइन, भारत को अन्य देशों से विभक्त करने वाली लाइन, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य, जबकि शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में स्थित है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और नेपाल तथा भूटान की भूमि को संयुक्त रूप से भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आ जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और भूटान। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब भारत का विश्व में अगर स्थान कर ले तो जनसंख्या के नाम पर दूसरा है, पहला चीन का है, और क्षेत्रफल के
दृष्टि से जो है भारत का जो स्थान है विश्व में 7वां है। संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो कि प्राचीन शैलों से बना हुआ है, यानी जो संपूर्ण भारतीय प्रायद्वीप है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब एक नज़र डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमा, ठीक है, किन किन राज्यों के साथ साझा करता है। तो आपको पहले तो ये जान लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश है ये अपनी सीमा सर्वाधिक भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक 8 राज्यों के साथ साझा करता है। यह राज्य कौन कौन है? बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। तो ये 8 राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। मानक समय रेखा से गुजरने वाले राज्य, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, मानक समय रेखा और कर्क रेखा। मानक समय रेखा पर जो राज्य हैं वो 5 हैं, जबकि कर्क रेखा पर 8 भारतीय राज्य स्थित हैं। तो मानक समय रेखा पर जो स्थित राज्य है वो है कौन कौन से? तो है उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी तरीके से अगर कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की अगर हम बात करें जो कि 8 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। देखिए यहाँ पे जो है ना ये जो 2 पॉइंट हैं इनमें आसानी से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है पेपर के दौरान, तो इसलिए आप ये देख लीजिए कि कॉमन जो हैं राज्य कौन से और कौन से ऐसे राज्य हैं जो किसी एक में है और दूसरे में नहीं है। इतना करके ध्यान रखेंगे तो फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। भारत का पूर्वी तट जो है वो कोरोमंडल है और भारत का पश्चिमी तट जो है मालाबार तट है। भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित कुछ तथ्यों पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए किसी नदी के अपवाह क्षेत्र को द्रोणी, जल ग्रहण क्षेत्र या जल संभर कहा जाता है। भारत की नदियों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो कौन कौन से भाग हैं? तो पहला हिमालय नदियाँ, दूसरा तटीय नदियाँ, तीसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ और चौथा अंतस्थलीय बेसिन की नदियाँ। ठीक है, हिमालयी नदियों में अगर हम बात कर लें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ आती हैं। ठीक है, और इन नदियों के विषय में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, या हो सकता है इसी में मिल जाए भी, आगे फैक्ट देख लेंगे जो बचेंगे उनको फिर हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। नदी और उसका उद्गम स्थान, तो सिंध और सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। इसी तरीके से घाघरा नदी का भी उद्गम स्थान जो है तिब्बत में ही गुड़ मंडोला में है। व्यास रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और यहीं से जो है रावी नदी भी निकलती है, यानी व्यास और रावी दोनों नदियाँ रोहतांग दर्रे के पास से होकर निकलती हैं। नर्मदा नदी जो मैकाल पर्वत पर अमरकंटक है वहाँ से निकलती है। ताप्ती नदी मुल्ताई, बैतूल और से निकलती है। और इसके बाद अगर यहाँ पे पर्वत श्रेणी की बात करें किस पर्वत श्रेणी से निकलती है तो यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से, बेतवा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से, सोन अमरकंटक से निकलती है, गोदावरी त्रयंबक नासिक महाराष्ट्र से, और गोदावरी को ही जो है हम दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिर पर्वत कर्नाटक से निकलती है। लूनी नदी अरावली पर्वत का नाम जो अरावली पर्वत का नाग पहाड़ है राजस्थान में, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। इसी तरीके से साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है। और ये अरावली पर्वत में अगर कहाँ से निकलती की बात करें तो ये डूंगरपुर एक ज़िला है राजस्थान में, वहाँ से। चंबल जनापाव पर्वत महू मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी जो चंबल नदी है वह मध्य प्रदेश के महू में एक जनापाव पर्वत है वहाँ से होकर निकलती है। और गोमती नदी जो है पीलीभीत यानी उत्तर प्रदेश से निकलती है। और कालीसिंध नदी जो निकलती है वो निकलती है बागली गांव देवास से। अब यहाँ देख लीजिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ जाके मिल जाती हैं? तो यहाँ है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, तुंगभद्रा और महानदी। और अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यह है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तटीय नदियों की अगर बात करें तो बैतरणी, भद्रा, काली नदी, भारतपुषा, पेरियार और पंबा। इसी तरह पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ यह हैं सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी। देखिए यहाँ बैतरणी 2 बार हो गया, पश्चिम में भी और पूरब में भी। तो जो पहले हमने बताया था पश्चिम वाला वो सही होगा और इसको कट कर देंगे। तो पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार और वंशधारा।
केरल की सबसे बड़ी नदी की अगर बात करें तो यह है भारतपुझा, जिसे पेन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अंतरस्थलीय बेसिन की नदियाँ। देखिए अंतरस्थलीय बेसिन की नदियाँ वो नदियाँ हैं, ठीक है, जो महासागर में ना जा करके किसी हिमालय वगैरह में आके गिर जाती हैं और फिर वो ये नदियाँ क्या होती हैं, सूखती भी जल्दी हैं, ठीक है। लूनी और साबरमती को छोड़कर राजस्थान की सभी नदियाँ जो है आपकी अंतरस्थलीय बेसिन नदियाँ हैं। और हरियाणा की जो घग्गर नदी है वह भी अंतरस्थलीय बेसिन नदी का ही उदाहरण है। नदियों से संबंधित कुछ अन्य तत्व, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र को देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है इसका नाम अलग अलग जगह पर अलग अलग है। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से पुकारा जाता है। भारत सिंधु नदी का केवल 20% जल ही उपयोग कर सकता है। बांगर, देखिए बांगर क्या है, बांगर मैदानी भागों में प्राचीन बाढ़ के जो मैदान हैं उनको हम बांगर कहते हैं, जबकि खादर मैदानी भागों के नवीन बाढ़ के मैदान, यानी मैदानी भागों में अगर नवीन बाढ़ के मैदान हैं तो वो खादर कहलाएंगे, और अगर प्राचीनतम बाढ़ के मैदान हैं तो उनको हम बांगर के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि, तो दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है उसे दो आप कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, जैसे आप लोग जानते हैं, गंगा का डेल्टा है, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत को विभाजित करती हैं, यानी बिल्कुल मैप में देखिएगा बीच से निकल रही होंगी। तो प्रायद्वीपीय जो भारत है उसको दो भागों में विभाजित करती हैं नर्मदा और ताप्ती नदियाँ। मरकत द्वीप के उपनाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। पीर पंजाल क्षेत्र में स्थित हिमनद कौन कौन से हैं, तो यह है सोनापानी, बारा, सिंगरी। अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है 10 डिग्री चैनल। पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किन दो को विभाजित करता है, ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। काराकोरम क्षेत्र में स्थित हिमनद जो है सियाचिन और बल्टारो है। कोको स्टेट जो है म्यांमार स्थित कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को आपस में अलग करता है। ब्लॉक पर्वत के उदाहरण की अगर बात करें तो जो सतपुड़ा पर्वत है यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और ये मुझे लगता है कि डबल आ गया है, दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। आगे भारतीय राज्य जिन अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है वो कौन कौन से हैं। गुजरात, पाकिस्तान के से गुजरात की सीमा लगती है। देखिए जो पाकिस्तान है, अगर हम देख लें तो पाकिस्तान की सीमा कई देशों के मतलब कई राज्यों के साथ लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की सीमा तो लगती है। चीन और अफगानिस्तान की भी लगती है। उत्तराखंड चीन और नेपाल की सीमा को साझा करता है। इसी तरीके से सिक्किम भूटान, नेपाल और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश जो है केवल एक विदेशी देश के संपर्क में आता है, इसकी सीमा है चीन की। पश्चिम बंगाल जो है भूटान, नेपाल और बांग्लादेश, इन तीनों से ही सीमा साझा करता है। असम, भूटान और बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश से, और मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश से। तो ये जो प्रमुख राज्य हैं किन विदेशी राज्यों के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं उसका विवरण था। प्रयास ये किया गया कि सारे पॉइंट एक जगह दे दिए जाएँ तो आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, ठीक है। और भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ अगर हम बात कर लें भारतीय प्रायद्वीप की, तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का विस्तार जो है तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक हुआ है। और अगर पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो यह है अरोवियाकोडा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और विशाखापत्तनम चोटी है इसकी 1680 मीटर। तो इसमें जैसे बात किया जो पूर्वी घाट है इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह कौन सी है, यह है अरोवियाकोडा या विशाखापत्तनम चोटी, करीब 1680 मीटर ऊंचाई है इसकी। और अरोवियाकोडा कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। दूसरा सर्वोच्च शिखर जो है पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। दक्षिण पश्चिम चेन्नई में सेवराय और पालनी पहाड़ियों का द्वार पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से
और इसके बाद अन्य प्रमुख पहाड़ियों की अगर हम बात कर लें पूर्वी घाट की, तो यह है शिवराय पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी। अब एक नज़र डाल लेते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, ठीक है। इसका विस्तार ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ियों तक है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और कन्याकुमारी तक ये पूरा फैला हुआ है इसका। जैव की विविधता की दृष्टि से प्रमुख पर्वत श्रृंखला, विश्व में जैव विविधता में 8वां स्थान है भारत का, ठीक है। और इसके बाद प्रमुखता बैसाल्ट और लैटराइट चट्टानों से निर्मित पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की, यानी जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ होती हैं ये प्रमुखता जो है यानी मुख्य रूप से बैसाल्ट और लैटराइट चट्टानों से मिलकर बनी होती हैं। प्रमुख घाट की अगर बात करें पश्चिमी घाट में, तो ये है थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। इसे कर्नाटक और महाराष्ट्र में सहयाद्रि, जबकि केरल में सह पर्वतम नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च ऊंचा जल प्रपात की अगर बात करें तो यह जोग जल प्रपात है, गरसुप्पा भी इसको कहते हैं, और ये जल प्रपात जो है पश्चिमी घाट में ही स्थित है। पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख दर्रों की अगर बात करें तो पहला पाल घाट दर्रा जो कि केरल, कोयम्बटूर और कोच्चि शहरों को जोड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। सेनकोटा दर्रा मदुरई को जो है तिरुवनंतपुरम से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, तो यह पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन स्थली है। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो नीलगिरी पहाड़ियाँ यह पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन की स्थली है, यानी दोनों के बीच में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, ठीक है। देखिए जब भी पढ़ाई की ना कोशिश किया जाएगी इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक ही पॉइंट से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हो, इससे आपको याद भी होता जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ियों की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है पूर्वी और पश्चिमी घाट की को जो है डिवाइड करती हैं, अलग अलग करती हैं। और यहाँ के अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो यह है डोडा बेट्टा, जो कि 2637 मीटर ऊंचा है लगभग, और दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है डोडा बेट्टा, ठीक है। प्रसिद्ध इलायची पहाड़ियाँ केरल में स्थित हैं। इलायची पहाड़ियाँ अन्नामलाई पहाड़ियों और पालनी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु अन्नाई मुडी है। हिमाचल पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभक्त करने वाली श्रेणी है, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो डिवाइडेशन पता चलता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से चलता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें तो यह गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है। अरावली पर्वत में स्थित दर्रे की अगर बात करें तो यह है पिपली घाट दर्रा। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। देखिए पढ़ाई का चूँकि वीडियो है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कम से कम जो है पढ़ने वाला वीडियो आप 2 बार जरूर देखा करें। इससे क्या होगा कि जो भी फैक्ट्स आप पढ़ेंगे, अगर आप उसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार, तो फैक्ट्स आसानी से आपके मस्तिष्क पटल पर जगह बना पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।